मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं एंड इसी सिलसिले में अब बारी है आपके सामने अध्याय नंबर 9 गुरुत्वाकर्षण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने के लिए। गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि कार्य एवं ऊर्जा दोनों को समाप्त करें। मतलब अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो 11 नंबर आपका फिक्स है। उसके पहले मैं अध्याय 1 से लेकर के आगे बढ़ते अध्याय 8 तक के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को टिक करा दिया हूं। चाहे आपके स्कूल में कोई भी सेट आए, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यहीं से देखने को मिलेगा। और अगर हमारे पास समय बचा तो हम आपके लिए मॉड्यूल जो स्कूल द्वारा सभी बच्चों को मिला होगा वहां से भी क्वेश्चंस को टिक करा देंगे, मॉड्यूल को भी अच्छे से पढ़ा देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स फिलहाल अभी बारी है गुरुत्वाकर्षण और कार्य एवं ऊर्जा को अच्छे से देखने और समझने की, और इसके बाद एक सेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। यहां से टोटल 5 नंबर का पूछा जाएगा। 2 नंबर के 2 प्रश्न आपको प्रिपेयर करने हैं छोटे छोटे, और कार्य एवं ऊर्जा से आपको 3 नंबर के 1 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको थोड़ी बड़ी टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। तो सीधे हम ओपन करते हैं फटाक से गुरुत्वाकर्षण और देखते हैं क्या कहता है हमारा गुरुत्वाकर्षण। देखो, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है गुरुत्व की ओर आकर्षण, मतलब पृथ्वी अपनी तरफ खींचना। जैसे कि आप देखते हैं ये पेंसिल है, पेंसिल को मैंने ऊंचाई पर रखा और जैसे मैंने इसको छोड़ा ये सीधे नीचे गिरा। ये क्रिया पेंसिल वैसे नहीं बल्कि हर एक चीज में, कटर है, कटर को मैंने छोड़ा नीचे गिरा, ये हर एक चीज में क्रिया होती है। मतलब इसको पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, गुरुत्व अपनी ओर खींचता है, इसलिए पाठ का नाम पड़ा है गुरुत्वाकर्षण। इसको खोजने वाले इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन थे। इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन एक दिन अपने बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। दोपहर में बैठे थे, खाली सोच रहे थे ऐसे ही, और ठीक तभी उनके एक सिर के पास सेब का फल गिरा सेब के पेड़ में से। वो सोचना कि आखिरकार ये नीचे ही क्यों गिरा, ऐसा क्यों नहीं है कि ऊपर चला जाए, दाएं चला जाए, बाएं चला जाए, ये नीचे ही क्यों गिरा। अब इनके मन में ये क्यूरियोसिटी उठने लगी, जिज्ञासा उठने लगी, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण जैसे नए सिद्धांत की खोज की। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी थोड़ी आप इसका कहानी समझ गए होंगे। अब हम सीधे जंप करते हैं और देखते हैं 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले एग्जाम में देखने को मिलेगा कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या कहता है। तो 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन d²। बस ये होता है इसका सही फॉर्मूला। ठीक है जी। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है गुरुत्व की ओर आकर्षण, मतलब पृथ्वी अपने तरफ खींचना। अच्छा, यहाँ पर सर्वात्रिक वर्ड क्यों दिया? सर्वात्रिक मतलब ये सब जगह लागू है। चाहे आप अपने कमरे के छत वाले में चले जाइए, छत के कमरे में चले जाइए, चाहे आप पृथ्वी के थोड़ी अंदर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब जगह लागू है, इसलिए इसका नाम गुरुत्वाकर्षण रखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, द्रव्यमान मतलब उसका वेट कितना है, तो पृथ्वी भार कितना होगा, तो 16.3 न्यूटन होगा। इस प्रकार से निकालना है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। इसके बारे में जरा कहानी सुन लो। एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, इन्होंने बताया कि अगर कोई चीज को हम पानी में ले जाते हैं तो वो हल्की हो जाती है। इन्होंने प्रयोग करके भी बताया। इन्होंने एक बर्तन लिया और उसमें एक वस्तु लिया, ठीक है, ईंट लिया, और ईंट को इन्होंने बाहर इसका वजन मापा तो बाहर वजन इसका ज्यादा था, और जैसे पानी पर डाला और इसका वजन मापा तो ये हल्का हो गया। आप स्वयं अनुभव किए होंगे। आप अगर किसी व्यक्ति को पानी में उठाते तो आराम से उठा करके फेंक दोगे, तुम बाहर उठाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका वेट हल्का हो जाता है। और आर्किमिडीज ने इन्हीं सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। एक चीज और देखिए, प्लास्टिक की बॉल जब तुम खेलते हो और पानी के ऊपर फेंकते हो तो पानी में नहीं डूबता बल्कि तैरते रहता है। इसके अलावा लोहे की कील या फिर लकड़ी कुछ और डूब जाता है, ऐसा क्यों? ये सब चीजों को बताया था आर्किमिडीज ने, और उन्हें बताया था कि जो प्लास्टिक का बॉल होता है उसमें लगता है उत्प्लावन बल। मतलब यहां पर तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल फेल हो जाता है, नहीं तो नीचे डूब जाता, लेकिन पानी में आपका बॉल नहीं डूबता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर काम नहीं करता, वहां पर उत्प्लावन बल लगता है, जिस कारण से वह पानी में तैरते रहता है। बस इतना एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है
पानी की सतह पर रखे कोई वस्तु तैरती या डूबती है, ठीक है। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? देखिए होगी कि कोई वस्तु तैरती रहती है और कोई वस्तु डूबती रहती है। इसका सिंपल सा रीजन ही है कि पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तु पानी पर तैरेगी और अगर अधिक घनत्व है तो वो डूब जाएगी, ठीक। जैसे ज्यादातर ठोस वस्तु डूबती है और जो जैसे गैस वाला गुब्बारा हो गया कुछ होगा वो हमेशा पानी पर तैरते रहेगा क्योंकि इसके घनत्व तो कम होता है। तो मैटर करता है डेंसिटी। नेक्स्ट कहता है फिर से एक प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण को सर्वात्रिक नियम क्यों कहा जाता है, जिसको तुमने पढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड आगे बढ़ते हैं तो उत्प्लावकता क्या है, तो सिंपल सा, अगर कोई वस्तु पानी में न डूबे बल्कि पानी के ऊपर तैरे, इसे कहते हैं उत्प्लावन बल और इस घटना को उत्प्लावकता कहलाता है। बस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम, इसे प्रिपेयर करना है। और इसके बाद आपको देखना है कि क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती जबकि लोहे का बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो सिंपल सा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु को पानी में आंशिक रूप से पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, और भार की यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होती है। अतः लोहे की कील पानी में डूब जाती है और जहाज नहीं डूबती है। बस इतना आपको लिखना है। इस प्रकार से अध्याय 9 के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे अध्याय 10 कार्य एवं ऊर्जा। आइए देखते हैं कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। अच्छा, ऊर्जा के लिए आपने एक नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा को ना तो हम बनाते हैं ना तो उसे खत्म कर सकते हैं। सिंपल सा कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर आपको खिलौना बनाना है तो खिलौना जिस भी चीज से बने, जैसे कागज लगता है, लुगदी लगती है, जिस चीज से खिलौना बनेगा तो खिलौने का आप निर्माण कर देंगे और खिलौना के जब भी डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ेंगे, तो खिलौना तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, वो कहीं और चला नहीं जाएगा, ना तो कोई ग्रह में भेज दोगे ना तो कहीं से ले आओगे। बस यही कहलाता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है जी। एंड एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ये रहा क्वेश्चन, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 3 नंबर का मात्र एक ही प्रश्न आएगा, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है लेकिन तगड़ा वाला प्रश्न आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा सुनिए, बाकी जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी का पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताइए। तो ये रहा आपके सामने गतिज ऊर्जा की किसी वस्तु को अपनी स्थिति एवं अवस्था कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके गति कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब स्थिति के कारण अगर कोई ऊर्जा निकले उसे कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, और गति कारण अगर कोई ऊर्जा निकले उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कहता है गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने हेतु सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये रहा आपके सामने, इस प्रकार से इसकी पूरी व्युत्पत्ति करके आपको लिखना है। तो आप इसका फोटो आसानी से क्लिक कर सकते हैं। बस इस चैप्टर से 2-3 ही प्रश्न बनते हैं जिसको मैंने टिक करा दिया। एक आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा आपका गतिज और स्थितिज ऊर्जा, तीसरा आप देख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए, इसे अच्छे से पढ़ना है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी इस चैप्टर से कोई खास प्रश्न नहीं है, कुछ गणितीय प्रश्न हो सकता है आ जाए, तो इसके लिए आप तीसरे नंबर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में जिसमें अध्याय नंबर 11 ध्वनि और आपका एक अंतिम अध्याय नंबर 12 खाद्य संसाधन में सुरक्षा, इसको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 10th में इससे तगड़ी हेल्प की जाएगी, टेंशन मत लीजिए। एंड आपके सामने एक कोर्स भी लेकर के आऊंगा 10वीं के लिए, कोर्स से सभी स्टूडेंट जुड़िएगा, बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो एंड करता हूं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।